चलिए बेटा, पिछली क्लास में हमने 7th चैप्टर स्टार्ट किया था डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम में बेसिकली हम ये सीखते हैं कि जो अकाउंट्स बनते हैं वो टी शेप में बनते हैं इस तरीके से। और जब टी शेप के अकाउंट्स बनते हैं तो दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। यानी बेसिकली जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उनके दो जगह इफेक्ट होंगे, एक डेबिट साइड में इफेक्ट होगा, एक क्रेडिट साइड में इफेक्ट होगा। सो आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हमारे सामने समस्या ये आती है कि किस अकाउंट को डेबिट साइड में लिखना होता है और किस अकाउंट को क्रेडिट साइड में लिखना होता है। यानी जब आपके अकाउंट्स बनेंगे तो कौन सी चीज है जो इस तरफ लिखी जाएंगी और कौन सी चीज इस तरफ लिखी जाएगी। सो उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले हम ये पहचान लेंगे कि अकाउंट्स कौन सा है। हम ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच अपना सकते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहता है कि जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन्हें हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तीन हिस्से कौन कौन से हैं? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम ये पहचानते हैं कि जो अकाउंट हम देख रहे हैं या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अकाउंट किसका पार्ट है? पर्सनल अकाउंट का पार्ट है या रियल अकाउंट का है या नॉमिनल अकाउंट का है। फिर तीनों ही अकाउंट्स के अपने अपने रूल्स हैं। उस रूल्स के हिसाब से हम देखते हैं कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। हमने पिछली क्लास में पर्सनल अकाउंट्स देखा था, यानी अगर कोई भी अकाउंट्स किसी व्यक्ति के नाम से, किसी कंपनी के नाम से, या बैंक अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट हो, ड्राइंग्स का अकाउंट हो, डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, इस किस्म से कोई भी अकाउंट्स आएंगे तो वो पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। उसका रूल क्या था? उसका रूल था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि सामान या पैसा देने वाला व्यक्ति गिवर होता है, उसे तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और जो रिसीव करेगा उसको उसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा। हमने जैसे एग्जांपल ली थी कि 20,000 रुपए हरि को दिए हैं। हरि क्योंकि नाम है तो पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। हरि को दिए हैं तो पैसा किसे मिला? हरि को मिला है। हरि क्या हो गया? रिसीवर हो गया। और हमने देखा रिसीवर क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इसके हमने तीन टाइप्स देख लिए थे पिछली क्लास में, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। यहां तक आपको क्लियर था। आज हम करते हैं सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट विच इज रियल अकाउंट। तो सबसे पहले तो रियल अकाउंट का मतलब देख लेते हैं क्या है। रियल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें वो सारे अकाउंट्स या वो सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगी जो कि बिजनेस की प्रॉपर्टी है और जिसे बिजनेस कैश में कन्वर्ट कर सकता है, पैसे में कन्वर्ट कर सकता है। बेसिकली अगर मैं आपको एक शब्द में बताना चाहूं तो रियल अकाउंट्स में जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी हमारे एसेट्स हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। जितने भी एसेट्स हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे? वो रिकॉर्ड होंगे रियल अकाउंट्स में। एसेट्स का मतलब आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। एसेट्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो कि बिजनेस के पास वैल्यूएबल हो, जिसे बिजनेस कैश में बदल सकता है, जिसे बेच के कैश में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे कि स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग, मशीनरी, कैश, गुडविल, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे एसेट्स हैं। सो जितने भी एसेट्स हैं वो रियल अकाउंट्स में आएंगे। इसका रूल क्या है? जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये इसका रूल कहता है। इसका मतलब अगर तो एसेट्स बिजनेस के अंदर आएंगी, बिजनेस अगर एसेट्स को परचेज करे या किसी भी कारण से बिजनेस में एसेट्स आए, इंक्रीज हो, तो वो डेबिट साइड में लिखी जाएंगी। अगर वो डिक्रीज हो या बिजनेस से बाहर जाए तो वो क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए मेरा बिजनेस है और मैंने मशीन खरीद ली 50,000 की। ठीक है, बिजनेस हैज परचेज मशीनरी ऑफ ₹50,000। अब बिजनेस ने मशीन खरीदी है तो इसका मतलब मशीन बिजनेस के अंदर आई होगी। सो अंदर आई है तो मतलब व्हाट कम्स इन, मशीन कम्स इन हुई है तो ये क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। ठीक है, तो डेबिट क्या कर दी हमने? हमने कर दी मशीन अकाउंट डेबिट। अब देखिए मशीन खरीदी है, क्या दे के खरीदी? पैसा दे के खरीदी, कैश दे के। कैश भी तो हमारा एसेट्स ही होता है, रियल अकाउंट का पार्ट। अब देखो कैश बिजनेस में आया या गया? मशीन खरीदी थी तो बिजनेस में मशीन तो आई थी,
लेकिन कैश जो है बिजनेस से बाहर गया है, कैश गोज आउट, सो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो जब हम अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में मशीन लिख देंगे और क्रेडिट साइड में कैश लिख देंगे। जनरल एंट्री के फॉर्म में जो हम 9th चैप्टर में सीखेंगे उसमें किस तरीके से लिख देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी है वही फर्नीचर परचेज करने की। एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर अपने अगले जो अकाउंट से उसकी तरफ मूव करते हैं। एक एग्जांपल और ये है कि मान लीजिए बिजनेस ने मशीन बेच दी 20,000 की, मशीनरी वर्थ ₹20,000 हैज बीन सोल्ड। अब मशीन बेची है तो मशीन बिजनेस से बाहर गई है, मशीन इज गोइंग आउट, सो इस केस में मशीन क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। जब हम टी शेप का अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखी जाएंगी मशीन। जब बेची है और बेची है तो पैसा मिला है, कैश बिजनेस के अंदर आया है, तो डेबिट साइड में कैश लिखा जाएगा। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सो ये इसका जो है रूल है, बस ये आपको याद रखना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसको बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जैसे पर्सनल अकाउंट को बनाने का ऑब्जेक्टिव तो क्या था, पर्सनल अकाउंट को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि बिजनेस को ये पता लग सके कि किससे कितना पैसा उधार ले रखा है, किसे पैसा चुकाना है, या कहाँ से बिजनेस को पैसा मिलेगा, किस व्यक्ति से मिलेगा, किस कंपनी से मिलेगा। रियल अकाउंट को बनाने के पीछे मकसद होता है ये देखना कि बिजनेस के पास कितनी प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज की मॉनेटरी वैल्यू कितनी है, ताकि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगाया जा सके। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब अगर उनके पास उधार ज्यादा हो जाए, कर्ज ज्यादा हो जाए, और उनके पास कर्ज ज्यादा हो जाए तो ये देखा जाए कि उनके पास कितना कैश है वो कर्ज चुकाने के लिए। कैश नहीं है तो बाकी एसेट्स कितने हैं जिनको बेच के कैश की अरेंजमेंट की जा सकती है। सो इसका मेन मकसद यही देखना होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फिर आपको याद है कल हमने पर्सनल अकाउंट में 3 टाइप के पर्सनल अकाउंट्स देखे थे, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ऐसे ही 2 टाइप के रियल अकाउंट्स होते हैं। 2 टाइप क्या है, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। जब हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस का चैप्टर किया था तब हमने 2 टाइप के एसेट्स देखे थे। अब आपको ये तो पता चली गया कि रियल अकाउंट्स में एसेट्स इंक्लूड होंगी, तो 2 टाइप के एसेट्स कौन सी देखी थी, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स, वो एसेट्स जिन्हें टच किया जा सकता है, जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें मेजर किया जा सकता है, जिन्हें फील किया जा सकता है, वो थे टेंजिबल एसेट। जैसे कि लैंड होती है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, मशीन को हम टच कर सकते हैं, मशीन को हम देख सकते हैं। तो वो सारे एसेट्स जिन्हें देखा जा सकता हो, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती हो, वो टेंजिबल रियल एसेट्स में आते हैं। और वो सारे एसेट्स जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनकी जिन्हें टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है, जैसे कि गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, ये सारे आपके इंटेंजिबल रियल अकाउंट में आएंगे। फर्क नहीं पड़ता कि वो टेंजिबल रियल अकाउंट है या इंटेंजिबल, रूल वही लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे एक चीज कंफ्यूज करने की है, जब आपने एसेट्स पढ़े थे तब एसेट्स में आपने बैंक भी पढ़ा था। बैंक बैलेंस जो है वो भी एक किस्म का एसेट्स ही है। जब कैश एसेट्स है, और एसेट्स हमने क्या देखा है, ओनरशिप हो और कैश में कन्वर्ट हो जाए। अगर बैंक में हमारा खाता है तो उसको कैश में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं। तो इस हिसाब से तो कैश जो बैंक है वो रियल अकाउंट का पार्ट होना चाहिए, बट ये गलत है, ये रियल अकाउंट का पार्ट नहीं है। क्योंकि बैंक एक्चुअल में क्या है, बैंक एक्चुअल में कंपनी तो है, एक कॉरपोरेशन है, एक इंस्टीट्यूशन है। और कल हमने देखा था पर्सनल अकाउंट में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से पहले जो हमने आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि जितने भी ऐसी कंपनियां, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे के सारे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का पार्ट होते हैं। सो ये गलती ना करें कि बैंक को रियल अकाउंट मान लें। तो बैंक क्या है हमारा, बैंक पर्सनल अकाउंट है। सो इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, इसमें रूल फॉलो होगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द
गिवर। ठीक है, बेशक ये हमारा एसेट्स है, लेकिन इसे हम रियल अकाउंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान में रखने की है बस। तीसरा अकाउंट आता है हमारा लास्ट, पर्सनल और रियल हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स क्या इंक्लूड करता है? जैसे कि हमने पर्सनल अकाउंट्स देख लिया, रियल अकाउंट्स देख लिया कि एसेट्स को इंक्लूड करता है। नॉमिनल अकाउंट्स बिजनेस के जितने भी खर्चे हैं, जितनी भी कमाई है, वो सारी की सारी नॉमिनल अकाउंट्स में शो होगी। यानी जितने भी ऐसे अकाउंट्स हैं जो खर्चों के नाम से तैयार हुए हैं या कमाइयों के नाम से तैयार हुए हैं, वो सारे नॉमिनल अकाउंट्स में शो होंगे। खर्चे कैसे कैसे हो सकते हैं? सैलरी देना बिजनेस के लिए खर्चा है, रेंट देना बिजनेस के लिए खर्चा है, डिस्काउंट देना खर्चा है, कमीशन देना, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, ये सारे खर्चे हैं बिजनेस के। कमाई, कमीशन मिलना, रेंट मिलना, इंटरेस्ट मिलना, डिस्काउंट मिलना, ये बिजनेस की कमाई होती है। तो जितनी भी कमाई है, जितने भी खर्चे हैं, वो कहाँ शो होंगे? नॉमिनल अकाउंट में शो होंगे। रूल क्या कहता है इसका? इसका रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। जितने भी खर्चे, जितने भी नुकसान हैं, उन्हें तो डेबिट साइड में लिखेंगे, जितने भी कमाइयां हैं, जितने भी गेन्स हैं, उन्हें क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर सैलरी पे की है, खर्चा है, तो डेबिट साइड में, कमीशन रिसीव्ड हुआ है, कमाई है, तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या आ गया? पेड ₹20,000 फॉर सैलरी। अब इसमें सबसे पहले तो हम अकाउंट देखेंगे कौन कौन से हैं। एक तो सैलरी का अकाउंट है, एक कैश में पेमेंट की है तो कैश का है। कैश तो क्या है हमारा? रियल अकाउंट। सैलरी क्या होगी हमारी? एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट। दोनों पे रूल लगा के देखो। नॉमिनल अकाउंट तो कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। सैलरी दी है तो खर्चा है, इस हिसाब से सैलरी डेबिट होनी चाहिए, सैलरी अकाउंट डेबिट हो गया। 20,000 रुपए दिए हैं, ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। तो 20,000 रुपए पे किए हैं, पे किए हैं तो बाहर गया है, गोज आउट तो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। सो इस तरीके से जितनी भी ट्रांजैक्शंस आएंगी, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा अकाउंट है, रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, तीनों के अलग अलग रूल है। वो रूल अप्लाई करके देखेंगे कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। जैसे एक एग्जांपल और दिए यहाँ पे, चलिए मैं एक एग्जांपल दूसरी दे देता हूँ। रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम वंदना। वंदना से 5,000 रुपए मिले हैं। अब इसमें दो अकाउंट आ गए, एक तो वंदना अकाउंट हो गया, ठीक है, और एक क्या हो गया? 5,000 रुपए मिले हैं तो कैश का अकाउंट हो गया। तो कैश तो रियल अकाउंट का पार्ट होता है, तो रूल कौन सा लगाएंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि 5,000 रुपए बिजनेस में आए हैं तो डेबिट हो जाएगा कैश, कैश अकाउंट डेबिट। वंदना क्योंकि पर्सनल अकाउंट का पार्ट है, सो रूल कौन सा लगेगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वंदना ने 5,000 रुपए दिए हैं बिजनेस को, तो वंदना क्या है? गिवर है। और क्रेडिट द गिवर, तो वंदना क्रेडिट हो जाएगी। तो क्या एंट्री कर देंगे? हम कर देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू वंदना। इस तरीके से आपको आगे जब हम 9th क्वेश्चन में करेंगे तब इस तरीके से आपको ट्रांजेक्शन्स करनी पड़ेगी, 9th चैप्टर में, सॉरी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है नॉमिनल अकाउंट का? नॉमिनल अकाउंट बनाने के पीछे मेन पर्पस ये है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट हो सके, बिजनेस ये पता लगा सके कि उनके कितने खर्चे हैं और क्या उनकी इतनी कमाई है कि वो उन खर्चों को पूरा कर सकते हैं, क्या सफिशिएंट कमाई है। मेनली ये देखा जाता है अमाउंट स्पेंट ऑन वेरियस हेड्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड, कितना खर्चा हो रहा है और कितनी कमाई हो रही है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रिपेयर करने के पीछे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताई थी कि कोई भी खर्चा या कमाई नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होता है, लेकिन अगर उसमें कोई प्रीफिक्स या सफिक्स लग जाए, यानी उनके नाम से पहले अगर कुछ वर्ड जुड़ जाए या नाम के बाद में कुछ वर्ड जुड़ जाए, जैसे कि प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड, अनएक्रूड, इस किस्म के अगर वर्ड जुड़ जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं? ये पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं।
हमने ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में पढ़ा था। मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूँ, ये रहा, ये हमने यहाँ पढ़ा था रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में कि सैलरी, आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड कमीशन, एक्रूड इंटरेस्ट। अगर खर्चे और कमाई सिर्फ उनके नाम से लिखी गई है तो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। अगर उनके नाम से पहले कुछ जुड़ जाए या नाम के बाद कुछ जुड़ जाए तो वो फिर पर्सनल अकाउंट का पार्ट हो जाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का, क्योंकि वो फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी व्यक्ति को कि भाई उस व्यक्ति की सैलरी लिमिट आउटस्टैंडिंग है, अभी मिली नहीं है, उस व्यक्ति का कमीशन एक्रूड है अभी, इस किस्म से। सो अब तक हमने जितने भी टॉपिक किए हैं उसमें बस आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है कि 3 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पता होना चाहिए पर्सनल अकाउंट्स में क्या आते हैं, रियल में क्या आते हैं, नॉमिनल में क्या आते हैं। तीनों के रूल्स याद होने चाहिए। पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब इसको जिनको अगर मॉडर्न अप्रोच क्लियर है, हालांकि मॉडर्न अप्रोच में फिर से बताऊंगा, अगर क्लियर है तो यहां से आप कोरिलेट कर सकते हैं। वहां हमने 5 अकाउंट पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा था? कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। सो वहां कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता था, और यहाँ हमने कैपिटल क्या पढ़ा है? कैपिटल पढ़ा है पर्सनल अकाउंट का। सो बेसिकली जब आप कोरिलेट करके देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी। हम इसे बाद में फिर से करेंगे। अब बस एक क्वेश्चन डिस्कस करके इलस्ट्रेशन, फिर आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको अनसोल्व दे रखा है, ऐसा ही एक अनसोल्व क्वेश्चन पीछे दे रखा है, वो आपको खुद से करना है। इनमें आपको अकाउंट्स दिए गए हैं और ये अकाउंट्स देख के आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन सा पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल अकाउंट है और कौन सा नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले रियल अकाउंट्स देख लेते हैं, क्योंकि रियल अकाउंट्स मेरे हिसाब से सबसे आसान है। जितने भी एसेट्स हैं वो रियल अकाउंट में पुट कर देंगे। कैश, कैश क्या है? रियल अकाउंट का पार्ट हो गया, चाहे वो पे किया हो चाहे रिसीव किया हो। उसके बाद फर्नीचर, फिर से कैश का अकाउंट आया। बैंक पर्सनल अकाउंट है, हमने पढ़ा था बैंक पर्सनल अकाउंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी पर्सनल अकाउंट का पार्ट हो गया। डेटर्स पर्सनल अकाउंट, क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस क्योंकि खर्चे हैं तो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, पेटेंट्स इंटेंजिबल एसेट्स है। सैलरी अकाउंट खर्चा है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, देखिए जब सिर्फ सैलरी नाम था तो नॉमिनल था, अब इसमें बाद में एक वर्ड और जुड़ गया तो ये पर्सनल अकाउंट का पार्ट बन गया। इंश्योरेंस नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है, लेकिन जैसे इसमें प्रीपेड वर्ड जुड़ गया ये आपका पर्सनल अकाउंट का पार्ट बन गया। बैड डेट्स, बैड डेट्स भी आपके नॉमिनल अकाउंट का पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कैपिटल ड्रॉइंग्स हमने पर्सनल अकाउंट में देख ही ली थी। कमीशन पेड एंड रिसीव्ड खर्चे हैं या फिर कमाई है, सो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट। तो हमारी आज की क्लास का टॉपिक इतना ही था। अगली क्लास में हम स्टेजेस देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम की, इसके एडवांटेजेस देखेंगे, लिमिटेशंस देखेंगे, और साथ ही साथ कुछ एरर्स हो सकते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। हमने बेशक ये देखा है कि डबल एंट्री सिस्टम में एरर्स होने के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ एरर्स होते हैं, वो एरर्स देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर, ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर्स। अगली क्लास में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। चलिए, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लें, नहीं तो इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। अगर डाउट नहीं है तो आप क्लास लीव कर दें। मैं यही अज्यूम कर लूंगा कि आपको डाउट नहीं है, ताकि फिर आप अपने बिजनेस की क्लास स्टार्ट कर सकें।